अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ों दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। मुल्क की सियासी माहौल इंतहाई दिलचस्प और सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो गया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पेश पर्दा यानी पर्दे के सामने हो रही हैं और कुछ ऐसी हैं जो पसे पर्दा पर्दे के पीछे जारी हैं। कुछ बातें जो दिखाई दे रही हैं और इंतहाई अहम है। सबसे पहले तो ये कि कल एक इंतहाई अहम बैठक होने जा रही है। पार्लियामान का इन कैमरा सेशन, पार्लियामानी कमेटी का कह लीजिए कि इन कैमरा सेशन है, जिसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को भी बुलाया गया है और मुल्क की सिविल और अस्करी क़यादत सर जोड़कर बैठेगी। और ये मामला केपी और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी महाज पे चीज़ों को डिस्कस करने के लिए है। और बाइस ताज्जुब बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को अभी इसका दावतनामा नहीं भेजा गया, क्योंकि बैरिस्टर गौहर ये कह रहे हैं कि इतने इंपॉर्टेंट इजलास में मुल्क की एक सबसे बड़ी पार्टी को नहीं बुलाया गया, जो बाइस ताज्जुब है। लेकिन अगर बुलाया जाएगा तो हम ज़रूर जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंक्लूसिव इजलास होना चाहिए। और जाहिर है केपी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट भी है। आप केपी के सिक्योरिटी फ्रंट पर बात करने जा रहे हैं और एक ऐसी पार्टी को आप मिस कर देंगे जो बेसिक स्टेक होल्डर है उस पर्टिकुलर प्रोविंस की। तो ये कोई ठीक बात नहीं होगी और फिर इसमें किए गए फैसलों को लेजिटिमेसी हासिल नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंक्लूसिव मीटिंग होगी, जिसमें सिविल और मिलिट्री क़यादत बैठी हुई होगी। सबसे पहले तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि कल जहां ये इजलास हो रहा है, कल ही मलेशियन वजीर आजम अपने वफ्द के हमरा पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, यानी 2 अक्टूबर को। उसके बाद 4 अक्टूबर को इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दे रखी है और ये एहतजाज मामूली नहीं है, बल्कि अब की बार रेड जोन को हदफ बनाया गया है। जबकि इसी महीने 15 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास पाकिस्तान में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में होने जा रहा है। और ऐसे में एहतजाजों के मामले के ऊपर भी हमारे पास एक एक्सक्लूसिव खबर है जो आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके साथ साथ जो आर्टिकल 63 से मुतालिक समात हो रही है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो भी लाइंड अप है, लाइकली अक्टूबर का पहला हफ्ता। क्योंकि जाहिर है सेकंड वीक के अंदर तो शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से मुतालिक तैयारियां और फिर जो सरबराहान ममलिकत हैं उनका पाकिस्तान में होना, तब तो कोई इजलास जो है मुमकिन नहीं है कि हो पाए। और साथ ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि उनकी प्रायोरिटी ये नहीं है कि जस्टिस काजी फायजीसा आईनी अदालत के चीफ बने, उनको जस्टिस मंसूर अली शाह भी कबूल हैं। उनका सिर्फ प्रॉब्लम आईनी अदालत बनाना है। दरिया उबूर करके यहाँ तक पहुंचे हैं। ये हो नहीं सकता कि आईनी अदालत या इस तरह की जो आईनी इस्लाहात है वो ना लाएं, क्योंकि किसी और के इख्तियार में नहीं दे सकते कि वो वक्त के वजीर आजम को घर भेजता रहे। उसके साथ ही आज अली अमीन गंडापुर साहब की जो मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, वो मुलाकात भी इंतहाई अहम थी, जहां लोग ये फोर्सी कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद में एहतजाज करना है। वहीं लाइकली लाइकली इमरान खान साहब को अली अमीन गंडापुर की वसातत से, ये मैं खबर आप तक पहुंचा रहा हूँ, लाइकली अली अमीन गंडापुर की वसातत से और कुछ और अहम शख्सियात की वसातत से इमरान खान को कायल करने की, कन्विंस करने की कोशिश की जाए कि जो एहतजाज का दायरा कार है, ज़रा इसको स्क्वीज़ करें, या अगर मौखर हो सकता है तो मौखर करें इस्लामाबाद के अंदर जो एहतजाज का प्लान है, क्योंकि शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास होने जा रहा है। अगर ऐसे में ये एहतजाज होगा तो ये रियासत के हक में नहीं होगा, और अगर आपने ये किया तो फिर रियासत एक्शन में आएगी और फिर आनी हाथों से निपटा जाएगा। फिर ना कहिएगा कि खबर ना हुई। कुछ ऐसी खबरें भी फ्लोट कर रही हैं कि इमरान खान साहब को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कल के रोज़ इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी और ज़्यादा इंटेंसिफाइड दी। उन्होंने कहा कि अब की बार रुकना नहीं है और अब की बार को पीछे मुड़ के देखने का चांस कोई नहीं है कि कोई बुरहान से वापस लौट जाए, ऐसा हो नहीं सकता। आज अली अमीन गंडापुर पर उन्होंने भरपूर एतमाद का इजहार भी किया है और उनकी झोली में अपने एतमाद का वोट भी डाला है। बैरिस्टर गौहर से मुताल्लिक जो स्टेटमेंट्स कल शेयर हो रहे थे, उनकी तरदीद भी की है कि बैरिस्टर गौहर को ये कहा हो कि बुज़दिल आदमी है और इसको साइडलाइन कर दिया जाए। तो ऐसी खबरों की तरदीद भी आज इमरान खान साहब ने की है। लेकिन खबर ये है कि हो सकता है कि इमरान खान साहब को कायल करने की कोशिश की जाए कि आप इस एहतजाज को मौखर करें, इस्लामाबाद के अंदर ये एहतजाज ना करें, क्योंकि जो मुख्तलिफ वफूद की सतह के लोग हैं, सिक्योरिटी अमूर का जायज़ा लेने के लिए वो पाकिस्तान में पहुंच रहे हैं। सिक्योरिटी क्लियरेंस भी चाहिए और इस तरह के अगर एहतजाज होंगे फेडरल कैपिटल के अंदर, तो फिर ये जो शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास है वो खतरे में पड़ जाएगा, और जिससे रियासत को नुकसान पहुंचेगा। किसी इंडिविजुअल को नुकसान नहीं पहुंचेगा बल्कि रियासत को नुकसान पहुंचेगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर जो है इसका रिस्पॉन्स बहुत ही सख्त आएगा, बड़े ही इंटेंसिफाइड मैनर के अंदर आएगा। तो सबसे पहले
تو یہ بنیادی طور پر خبر ہے. پھر ظاہر ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف جو عاصم منیر کا پارلیمان کے ان کیمرہ اس سیشن کے اندر موجود ہونا یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. آج ہی سیالکوٹ سے ہارڈ صاحب ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو خیر بات کہہ کے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیا ہے, جو ایک بڑی وکٹ بتائی جا رہی ہے سیالکوٹ کے فرنٹ پہ جو تحریک انصاف لے اڑی ہے. اور ایک وفد ملا تھا آج بیرسٹر گوہر سے, اور بیرسٹر گوہر کو انہوں نے اپنی شمولیت کے حوالے سے بتایا اور فارملی پی ٹی آئی نون لیگ کو خیر بات کہہ کے پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا ہے. اچھا, اب اس کے علاوہ امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ آج یہ آرٹیکل 63A سے متعلق جو سماعت ہوئی ہے جس میں جسٹس امین الدین خان صاحب کو شامل کیا گیا, نعیم اختر افغان صاحب کو معاف کیجیے گا, تو نعیم اختر افغان صاحب کو شامل کر کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا. اور آج جو ریمارکس آئے ہیں وہ ریمارکس بھی بڑے معنی خیز ہیں. عمر عطا بدیال صاحب نے کہا تھا نا یہ فلور کراسنگ جو ہے اور یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ کینسر کے مترادف ہے, تو اس کے اوپر انہوں نے بڑے انٹینسیفائڈ ریمارکس دیے کہ یہ کینسر کی اصطلاح کیوں استعمال کی گئی. اس کے ذریعے سے تو آرٹیکل 95 آف دا کانسٹیٹیوشن معزول کر دیا گیا 63A کی تشریح سے. اب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ 5 رکنی لارجر بینچ ایک پیج پہ دکھائی دے رہے ہیں, اور دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہوئی ہے, اور لائکلی یہ فیصلہ بھی 5-0 سے کنسنسس سے آ جائے اور وہ کر لیا جائے جو کرنے کی حکومت کوشش کر رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ میں بہت ساری تبدیلیاں ایکسپیکٹڈ ہیں, اور ظاہر ہے کہ ان تبدیلیوں کے ساتھ ہی کچھ پولیٹیکل چینجز بھی ایکسپیکٹڈ ہیں. ایک ریٹائرمنٹ جس کی بہت بات ہونا شروع ہو گئی ہے وہ 24 دسمبر میں, آپ ٹو بی پرسائز یہ کہہ لیں کہ رواں برس کے آخری مہینے میں ہونے جا رہی ہے, اور وہ ریٹائرمنٹ سابق ڈی جی آئی ایس پی آر, سابق کور کمانڈر کوئٹہ اور موجودہ چیئرمین نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی جنرل آصف غفور کی ہے. اور اب جنرل آصف غفور سے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کچھ ملاقاتوں میں کو تیز کر دیا ہے, کیونکہ پوسٹ ریٹائرمنٹ جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی کارروائی ہو جیسے جنرل فیض حمید کے اگینسٹ ہوئی ہے, اور پولیٹیکل انٹرونشن یا انٹرفیئرنس سے متعلق جنرل آصف غفور کے اگینسٹ وہ کارروائی ہو یا کورٹ مارشل ہو جیسے جنرل فیض حمید کے اگینسٹ ہوا ہے. تو ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں, اور ملاقاتوں میں سے آج ایک بڑی امپورٹنٹ ملاقات جام کمال صاحب سے جو وفاقی وزیر تجارت ہیں ان سے این ڈی یو میں ہی جنرل آصف غفور کی ہوئی ہے, اور بڑے خوشگوار قسم کی جو فوٹوز ہیں, ویژولز ہیں, گلمپسز ہیں وہ وہاں کے دیکھنے کو ملے ہیں. اور ذرائع ہمارے بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد اور پنڈی میں بھی کچھ اہم ملاقاتیں جنرل آصف غفور سے متعلق رپورٹ کی جا رہی ہیں, اور یہ ملاقاتیں انتہائی اہم بتائی جاتی ہیں مستقبل کے پیش منظر کو لے کے. یعنی جنرل آصف غفور سے متعلق جو مستقبل کی پیش بندی کی جا رہی ہے اس کو لے کے یہ ملاقاتیں بڑی اہم ہیں. اور ابھی تک جو ہے اس حوالے سے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ کورٹ مارشل کی کارروائی ہوگی, لیکن ہاں کچھ لوگوں کو جن کو الرٹ کیا گیا, متنبع کیا گیا, خبردار کیا گیا, سینسٹائز کیا گیا, ان میں سے ایک جنرل آصف غفور ضرور ہے. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی, اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.